कि भारत की जीडीपी का आकार बढ़ा तो है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले के दौरान कहा कि बीते 8 वर्ष में भारत की जीडीपी दुनिया में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई है। इस साल हमने उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ा जो हम पर 200 साल से ज्यादा राज करके गए। फिलहाल भारत की जीडीपी का आकार है $3.12 ट्रिलियन यानी 232 लाख करोड़ रुपए। हम यहां तक कैसे पहुंचे, समझते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा 2022 को कोरोना महामारी से उपजा आर्थिक संकट विरासत में मिला था और उसके बाद यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने दुनिया भर की सप्लाई चेन की सांस रोक दी, जिसका असर भारत पर भी पड़ा। हमने विदेश नीति वाले रिपोर्ट कार्ड में इस संकट के राजनयिक पहलुओं की विस्तार से बात की। जनवरी 2022 से मार्च 2022 4.1%, ये एक क्वार्टर का है। अप्रैल 2022 से जून 2022 13.5%। उसके बाद तीसरा क्वार्टर जुलाई 2022 से सितंबर 2022 6.3%। फिर अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक 4.4%। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि ये सारे आंकड़े और ग्राफ का ये स्वरूप ये ईयर ऑन ईयर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। YoY आंकड़े, इसका मतलब जब हम ये कह रहे हैं कि जनवरी से मार्च 2022 में जीडीपी 4.1% की रफ्तार से बढ़ रही थी, तो यहाँ तुलना पिछले बरस यानी 2021 की जनवरी से मार्च से की। कोरोना की दूसरी लहर ने भारी नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए इस साल के अप्रैल जून में भारत का प्रदर्शन डबल डिजिट में और इतना बेहतर नजर आ रहा था उसकी तुलना में। इसके बाद की 2 तिमाहियों में बीते साल रिकवरी चल रही थी, इसीलिए इस साल विकास दर उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। लेकिन बात बस इस तुलना की नहीं है, अर्थव्यवस्था वाकई सुस्त पड़ रही है। देखिए, पूरी दुनिया में इस साल रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से और कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में एक आर्थिक संकट, विकट आर्थिक परिस्थितियों का पूरी दुनिया ने यूं कहूं तो सामना किया है। भारत ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। आज कोई भी देश अपने आप को आइसोलेशन में नहीं दे सकता, तो ये सच है कि भारत ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। पर भारत के पास एक एडवांटेज था, एक भारत के पास एज था कि भारत की 65% इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन। इसकी वजह से भारत अपने आप में एक दुनिया भी है। 1.4 बिलियन 140 करोड़ के करीब यहाँ की जनसंख्या अपने आप में भारत को बहुत बड़ा सहारा देती है। बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस भारत का है, बहुत बड़ा मिडिल क्लास है। मुझे लगता है उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है। जहां आज बड़े बड़े धुरंधर अमेरिका जैसे और यूरोप जैसे देश आज मंदी की मार झेल रहे हैं। यूरोप मंदी में है, अमेरिका माइल्ड रिसेशन में है, 2023 में पूरे रिसेशन में जाने की पक्की उसकी उम्मीद है। भारत में आज भी 6 और 7% के बीच में विकास की दर मापी जा रही है और मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में भी भारत की यह दर बरकरार रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय एक्सपोर्ट्स ने रिकॉर्ड छुआ। भारतीय कंजम्पशन, अभी त्योहारों का मौसम निकला है, बहुत अच्छी, चाहे हम गाड़ियों की सेल लें, चाहे हम मकानों की सेल लें, प्रॉपर्टी मार्केट लें, सब में उछाल दिखाई दिया है। कुछ एक पैमानों पर चिंता भी है, ऐसा नहीं है, बेरोजगारी भी है, गरीबी भी है। जो भारत की इनहेरेंट समस्याएं आजादी के बाद से रही हैं वो आज भी हैं, पर भारत ने बहुत महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स पे एक बहुत अच्छा सस्टेनेबिलिटी का मॉडल प्रेजेंट किया है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि भारत की ये 6 और 7% की विकास दर ऐसे माहौल में जब पूरा विश्व आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहा है, पूरा विश्व मंदी की मार झेल रहा है या झेलने के कगार पे है, तो ठीक है, उसका रिपलिंग इफेक्ट, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट भारत पर जरूर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसके बावजूद भी शायद वो ना होता तो आज भारत 10% पे पहुंच गया होता। पर उसके बावजूद अगर भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था अगर अपने आप को 6 और 7% ग्रोथ के रेंज में रख पा रही है, मैं समझता हूं ये बहुत प्रशंसनीय है। इसी वजह से सभी अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज, IMF, वर्ल्ड बैंक या वित्तीय संस्थान, उन्होंने भारत को एक चमकता सितारा, एक ब्राइट स्पॉट, एक शाइनिंग स्टार, आप जो मर्जी कह लीजिए, आसान भाषा में समझे तो बाकी विश्व के मुकाबले भारत और भारतीयों की परिस्थितियां बहुत। CNG 27 रुपए, LPG 200 रुपए, दूध 9 रुपए, गैस, सब्जियां और अनाज महंगा। इसी दौरान खुदरा महंगाई 7% या उससे भी ऊपर रही। यानी बीते साल अगर तेल का एक पाउच 100 रुपए में मिलने जा रहा था तो इस साल उसकी कीमत 107 रुपए पहुंच गई। 100 रुपए में 7 रुपए बढ़ जाएं तो आपको कम भी लग सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर 140 करोड़ लोगों को 7-7 रुपए ज्यादा चुकाने पड़े हैं तो कितनी बड़ी रकम लोगों की जेब से निकल रही है। लगातार बढ़ रही महंगाई को काबू करने RBI मैदान में उतरा। मौद्रिक नीति की नियमित बैठकों के साथ साथ ऑफ साइकिल बैठकें बुलाई गई। इसे आप बैठकों का वाइल्ड कार्ड समझ सकते हैं। इन बैठकों में RBI ने रेपो रेट को कुल 4 बार बढ़ाया। रेपो रेट क्या होता है? इस पर उन्हें RBI को जो ब्याज देना होता है उसी को कहा जाता है रेपो रेट। बैंक अपना पैसा RBI के पास जमा भी रखते हैं।
इस पर उन्हें जिस दर पर ब्याज मिलता है उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा तो बैंकों से आम लोगों और उद्योगों को मिलने वाले कर्ज भी महंगे हो जाएंगे, तब विकास भी धीमा पड़ जाएगा। ऐसे में जो रेपो रेट मई 2022 में 4.40% था, उसे आरबीआई बढ़ाते बढ़ाते दिसंबर में 6.25% पर क्यों ले आया? दरअसल रिजर्व बैंक ने बहुत लंबे समय तक रेपो रेट को कम रखा क्योंकि सरकार विकास दर पर फोकस कर रही थी। लेकिन जब सस्ते कर्ज के चलते बाजार में पैसा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो महंगाई पर सरकार घिरने लगी और पैसा समेटने के लिए बैंकों को कर्ज महंगा करना पड़ा। जब महंगाई दर 5.88% पर आई, महंगाई अब भी 4% के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। इसके कारण क्या है ये विद्वान बताते रहते हैं। एक साल के भीतर ही रुपया 11% टूटा। अक्टूबर 2022 में $1 की कीमत ने 83 रुपए तक की ऊंचाई छुई। फिर भारत तमाम विरोध के बावजूद रूस से तेल खरीदता रहा, जिस पर उसे कुछ डिस्काउंट मिला। सारे हिसाब किताब के बाद विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल $563.49 अरब पर है। इस जानकारी हाल ही में आरबीआई ने दी थी। तुलना के लिए बता दें, आज की तारीख में भारत पर कुल $614 अरब का कर्ज है। $444.74 अरब का निर्यात किया और $543.26 अरब का आयात किया। इसका मतलब हमने उठाया $98.52 अरब का घाटा। हमने मूल्य को रुपए में इसलिए नहीं बदला क्योंकि महीने बदलने के साथ मूल्य बदल जा रहा है। हरिकिशन शर्मा की इस रिपोर्ट पर गौर करिए जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के लिए की थी। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत चीन से लगभग उतना ही व्यापार करता है जितना कि अमेरिका से, लेकिन फर्क ये है कि अमेरिका से होने वाले व्यापार में हमें फायदा होता है और चीन से होने वाले व्यापार में हम उठाते हैं घाटा।